जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक क्लास प्रोवाइड करवाई थी जिसमें हमने आपसे इकोनॉमी सर्वे पर चर्चा परिचर्चा की, उसके एक सारांश के बारे में देखने का प्रयास किया। वैसे ही इस क्लासेस में हम आपसे परिचर्चा करेंगे बजट के बारे में। जी हाँ, हम फुल और फाइनल बजट के सारांश को देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जो बजट 2025-26 का है, यूनियन बजट, वो किस पर और किन किन बिंदुओं पर टिका हुआ है। उन सारे आपके सवालों का जवाब हम इसी सारांश में देखने का प्रयास करेंगे। मुझे मालूम है कि बजट को लेकर के आपके कई सवाल होंगे और ये भी रहा होगा कि सर एजुकेशन बायर सिविल सर्विस कब बजट का सारांश या इकोनॉमी सर्वे आपको प्रोवाइड करवाएगा। स्टूडेंट्स, मैं उन टीचर में से बहुत कम हूँ कि जैसे ही पता चला और एकदम आपको परोस दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। पहले मैं उस चीज़ को स्वयं ऑब्जर्व करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, अपनी एक आउटपुट इनपुट मिलते हैं, आउटपुट में उसका निकालता हूँ निचोड़, फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ताकि आपको कम समय में अधिक मात्रा में सारी चीज़ें इजी भाषा में आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध करा सकूँ। तो अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में जितना हो सके शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आपको इकोनॉमी सर्वे की क्लास प्रोवाइड करवा दी गई है, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। देखिए, इस क्लासेस में हम बात कर रहे हैं बजट। ये हमने कहाँ से लिया है मैं आपको बता दूं, ये वित्त मंत्रालय से हमने इसको डाउनलोड किया है। जी हाँ, कहाँ से किया है? वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमने लिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्या माँ? 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है। अब देखिए, ये जो बजट है, बजट के बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपसे कर देता हूँ। बजट आप देखोगे 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। कहाँ पर? पार्लियामेंट के अंदर। कौन करता है सर? जो सरकार होती है और उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा ये क्या होता है, बजट पेश किया जाता है। वहाँ पर बजट के भाषण देते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति इसको लाते हैं। संविधान में एक आर्टिकल है, अगर आप देखेंगे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112। वो कहता है कि सरकार अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। देखो, बजट क्या है, अगर उसको मैं साधारण भाषा में कहूँ तो एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, बस उसी को आपको समझ लेना है। बजट एक भारत सरकार का लेखा जोखा है। किस चीज़ का? आय का और व्यय का। मतलब कि मान लीजिए आपकी, देखिए आप एक मान लीजिए किसी कंपनी के सीईओ हैं। क्या हैं? सीईओ हैं। अब मान लीजिए आपको ए नाम की कंपनी चलानी है, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए सर। पैसा आप कहाँ से लाएंगे, एक तो ये होगा कहाँ से लाएंगे, और कहाँ आपको खर्च करना होगा। 2 चीज़ें होती है ना, कि पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ पे, ये चीज़ें होती हैं। वहीं मान लीजिए जब आप सीईओ हैं तो आप पैसा लाएंगे सर, ठीक है। तो आप पैसा लाएंगे, आपकी इनकम कितनी है, आपकी आय कितनी हो रही है, और आपका व्यय कितना हो रहा है, खर्च कितना कर रहे हैं, और आपको लोन कितना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए आपको सेविंग भी तो करनी है कि नहीं। और बजट बस यही है। आप अपने घर को समझ लीजिएगा, आपके पेरेंट्स कैसे घर चलाते हैं वैसे ही देश चलता है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना। जैसे आपके पिताजी घर को चलाते हैं, उनकी आय कहीं से आती होगी, वो खर्च भी करते होंगे, लेकिन जब खर्च में कमी रहती होगी तो बीच बीच में वो किसी से उधार भी लेते होंगे, लोन भी लेते होंगे। जैसे भवन बनवाना हो, मैरिज करनी हो, कोई फंक्शन है तो उसमें कम पड़ रहा है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें। वैसे ही सरकार क्या करती है, इस चीज़ को बनाती है, और यही होता है आपका बजट। हर किसी को बजट बनाना चाहिए, अपने बजट से चीज़ें करनी चाहिए और उसकी चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। अब उसी बजट को, भारत सरकार के उसी एक बड़े यूनियन बजट को मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो चलिए एक एक बिंदु को समझेंगे। आप 4A साइज़ का पेन पेंसिल ले लीजिएगा और एक पेपर लीजिएगा, 4A साइज़ का एक पेन ले लीजिएगा और बैठ जाइएगा। कुछ ऐसे की पॉइंट है वो आपको, ठीक है, देखने के लिए मिलेंगे। और इसका मैं PDF जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
वहाँ पर एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज के नाम से आप सर्च भी करेंगे, आपको मिल जाएगा। यही सेम उसकी थंबनेल लगी हुई है जो आपको यूट्यूब पर मिलता है लोगो, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे। इकोनॉमी सर्वे दे दिया है मैंने वहाँ पर आपको, और ये भी आपको बजट भी मिल जाएगा। चलिए इस सारांश को पढ़िए और समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 का सारांश क्या है, देखिए। 1 लाख रुपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर नहीं। इससे मध्यम वर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। देखो हुआ क्या है, भारत सरकार ने क्या कर दिया है, अभी फाइनेंस जो ईयर्स ये है 25-26 का, इसमें क्या है, बजट में 12 लाख तक पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान में रखना, कोई टैक्स नहीं होगा आपको, कोई भी नहीं, इस पर आपको टैक्स मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये सरकार का कहना है। 1 लाख प्रति माह हो गया तो 1 साल के 12 हो गए तो 12 लाख हो गया। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। ये सबसे बड़ी छूट भारत सरकार की इस बजट पे देखने के लिए मिली है, क्योंकि लास्ट ईयर्स बजट पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था टैक्स को लेकर के, और इस बार टैक्स में सरकार ने थोड़ी सी रिलीफ आपको बरता है। ठीक है, कि 12.75 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति 1 साल का भोगी है, मतलब कि वो कमाता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई है। अब देखिए जो बजट आपका है ये इन 4 इंजन के इर्द गिर्द आपको घूमने के लिए मिलेगा। ये 4 ही ऐसे फोकस हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका होमवर्क है। इन 4 को स्टूडेंट्स बिल्कुल पूर्ण रूप से जितना हो सके सर्च कर लें यूट्यूब से, गूगल से, यूट्यूब को छोड़िए, गूगल से आप सर्च करेंगे, ठीक है, और अपने नोट्स बुक उठाएंगे, अपने बुक उठाएंगे, वहाँ से इनको जितना हो सके टॉपिक को कंठस्थ कीजिएगा। इनके आप 2-2 पन्ने के नोट्स बनाइएगा और तब आप इस चीज़ को जानिएगा। जैसे पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर भारत सरकार ने अपने दृष्टिपात किए हैं इस केंद्रीय बजट 2025-26 में। MSME सेक्टर को लेकर के सरकार ने इसको दूसरा स्तंभ माना है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। वही निवेश, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ये 4 ऐसे स्तंभ हैं। एग्रीकल्चर, MSME, इन सब के अलावा निवेश और एक्सपोर्ट, ये 4 स्तंभ को ही आपको समझना है। देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, अब ये एक स्कीम है, इसको क्या करेंगे आप समझेंगे कि सर ये स्कीम क्या है। गूगल करके आपको ये निकालना है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कौन सी मिनिस्ट्री है, इसका मोटो क्या है, सारी चीजें। इस योजना के माध्यम से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे और इसमें 10 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा। अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। अब ये पूछा जा सकता है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, तो किससे है, कौन सी दालें हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो अरहर की दाल को आप पढ़ेंगे, ये रबी की फसल होती है या खरीफ की फसल होती है या ज़ैद की फसल होती है। उसके साथ साथ उड़द और मसूर ध्यान रखेंगे, और ये भी आपको समझना है कि ये MSP में शामिल आती हैं कि नहीं। यहाँ से MSP का टॉपिक भी आपको समझना है। तो दालों में आत्मनिर्भर की बात भारत सरकार ने की है, UPSC के लिए बहुत जरूरी है। यही क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, रबी की फसल है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से जो MSP में कौन सी दालें हैं, ये पूछ लेगा। ठीक है, दालों में आत्मनिर्भर मिशन किन दालों को टारगेट करके बनाया गया, ये स्टूडेंट्स, अब देखो ये आपको नहीं पता चल रहा होगा, मैं वो क्वेश्चन निकाल रहा हूँ यहाँ से, इसीलिए तो आपने एजुकेशन बायर को चुना है। क्यों यूट्यूब पे इतने सारे आपको चैनल मिलेंगे, उसमें से क्यों ही आपने एजुकेशन बायर को चुना है, क्योंकि आपको यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट 360 डिग्री समझा दिए जाते हैं। यहाँ पर व्यूज़ का, इन सब का, पैसे का नहीं, उद्देश्य सबका होता है पैसा कमाना, सारी चीज़ें इज्जत शोहरत कमाना, लेकिन मेरा उद्देश्य सबसे पहले जो रखे जाएगा वो आपको उन चीज़ों को प्रोवाइड करवाना, आपके मिशन को जहाँ तक हो सके हेल्प, आपको कंटेंट ऐसा यूज कराना, उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। संशोधित ब्याज योजना के तहत KCC मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड, पढ़िएगा इसको, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का लोन वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है। इससे वित्त वर्ष 2026 में 4.4% रहने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो भारत सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने पर पूर्ण रूप से जोर केंद्रित कर रही है। और ध्यान में रखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पढ़िएगा इसको, कब शुरू की गई ये स्कीम,
ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी ड्यूटी है, आपको समझना है ये चीज़ें। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ होमवर्क, इसको गूगल करके निकालिएगा। देखो मैं भी बता सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आपको इजी हो जाएगा। जब आप गूगल करोगे स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य आपको गाइड करना, सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाना, आपको एक सही और सटीक डायरेक्शन आपको दिखा देना, ठीक है, वो मेरा मूलभूत उद्देश्य है। तो पढ़िएगा इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, चीख चीख के बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। मेरा आपसे कोई ऐसा नाता तो नहीं है ना, परंतु एक टीचर और एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटर का एक नाता है आपके साथ में। मैं आपके साथ में वो मेंटली, दिल से, इमोशनली कनेक्ट हूँ। जितने भी एजुकेशन बायर फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरी ये अकाउंटेबिलिटी है कि मैं भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ, जितना हो सके और बेटर आपकी तैयारी को आगे ला सकूँ, बूस्ट कर सकूँ, उसमें निखार ला सकूँ, एक अच्छी गाइडेंस के साथ आगे आपको ला सकूँ। जितनी मैं खुद पर मेहनत करता हूँ, मैं आपको उस मेहनत में शामिल कर सकूँ। एमएसएमई को गारंटी के साथ में दिए जाने वाले ऋण 5 करोड़ से अब 10 करोड़ बढ़ा दिया गया है। इन सब के अलावा मेक इन इंडिया को निरंतर देने के लिए लघु, मध्यम और वृहद उद्योगों को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुभारंभ। अब देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ, अब ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया स्कीम से इसका कनेक्ट क्या है, और इसके साथ साथ ये एमएसएमई को कैसे बढ़ावा देगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। अब पढ़िएगा, ये सर क्या होती हैं, टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। 500 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एआई इकोनॉमी सर्वे में, अब एआई इकोनॉमी सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ पर भारत सरकार स्वयं आकर के 500 करोड़ रुपए दे रही है, किसमें, एजुकेशन सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए। बैंकों से ऋण में वृद्धि सहित पीएम स्वनिधि 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड। अब कितना होगा, 30,000 रुपये सीमा के साथ में। अब क्या होगा, यूपीआई जो लिंक कार्ड है, जो लिंक है, उसको क्रेडिट कार्ड के साथ में जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से। तो यूपीआई चर्चाओं में आ गया, पीएम स्वनिधि चर्चाओं में आ गया। ये ऐसी हैं जो आपको निकालना है, मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क है आपका। आपको इनको जहाँ मैं सर्किल कर रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको विनम्र विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप 1000 वीडियो देख लेंगे इकोनॉमी बजट के, जब तक आप अपने आप मेहनत नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ें आप नहीं करोगे, तो ध्यान रखेंगे, आप 1000 बार पढ़ लीजिएगा यूट्यूब से, मैं आपसे वादा करता हूँ आप क्वेश्चन इतने अच्छे से कवर नहीं कर सकते जितने अच्छे से आप इन चीज़ों को गूगल से करके, इनके बारे में आप पढ़ के और नोट डाउन करके रख सकते हैं। पीएम स्वनिधि क्या है, क्यों चालू करी गई, क्या इसका उद्देश्य है, और कब वर्ष है, ये आपको पढ़ना है। यूपीआई क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे काम करता है, कब स्टार्ट की गई, यूपीआई 2.0 क्या है, ये चीज़ें बस पढ़ लेनी है। बस इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने, और कुछ नहीं करना है, मोस्ट की पॉइंट वहाँ पर लिखने होते हैं। वहीं गिग वर्कर, अब गिग वर्कर को लेकर के पढ़िएगा, गिग वर्कर की पहचान पत्र दिया जाएगा। अब इनको क्या है, एक पहचान, एक इनकी यूनिक आईडी बनेगी, और इनको कहा जाएगा ये गिग वर्कर हैं। यूपीएससी ने 2023 में और 22 में भी मेंस की परीक्षा में, आई थिंक 22 में मेंस की परीक्षा में गिग वर्कर पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। मेंस में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी तक 2 ही स्टेट ऐसे हुए हैं जिन्होंने, कर्नाटक और राजस्थान, जिन्होंने गिग वर्कर को लेकर के आज तक कोई कानून बनाया है। मैंने टेस्ट में भी आपसे चर्चा का बिंदु बनाया था। पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना क्या है, इसके तहत में श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण होगा। तो पीएम जन आरोग्य योजना क्या है, इसको भी आप पढ़ें, और श्रम पोर्टल क्या है, इसको भी आप पढ़ें। इन सब के अलावा मैं कहता हूँ ना, बजट में क्या क्या चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। वो पढ़ के निकल जाएंगे, उनको व्यूज़ कमाना है और सारी चीज़ें कर देनी है। छोटी छोटी वीडियो, ये छोटी वीडियो नहीं है, जितनी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी वीडियो होगी, कितनी छोटी होगी, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा, क्योंकि मैंने कंटेंट नहीं बनाया, स्वयं सरकार ने एक कंटेंट बनाया, वित्त मंत्रालय ने कंटेंट बनाया है, उसी कंटेंट पर मेरी आपसे चर्चा हो रही है। विकास केंद्र के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती
निधि और 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के आप देखोगे R&D के लिए अणु ऊर्जा मिशन बनाया जाएगा। ये क्या है? अणु ऊर्जा मिशन किसके लिए है? शहरों के लिए है। इन सब के अलावा संशोधित उड़ान योजना, जो उड़े देश का आम नागरिक, इसके लिए 120 नए गंतव्यों तथा क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और 1 लाख आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ क्या होगा? स्वयं निधि है। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत बीमा क्षेत्र में FDI को, अब देखो इन्होंने क्या किया है, पांडुलिपियों और सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन, ये ध्यान में रखेंगे, ये किससे रिलेटेड है? ज्ञान भारत मिशन, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य यह है पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और उसके साथ साथ इनका संरक्षण करना, कल्चरल जो हेरिटेज साइट है हमारी, और उसके लिए बीमा क्षेत्र में आप देखोगे FDI विदेशी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो 74% से बढ़ा करके अब 100% कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विभिन्न कानूनों में 100 से ज़्यादा प्रावधानों को गैर अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा भारतीय संसद के अंदर। संशोधित आयकर रिटर्न की समस्या सीमा 2 से बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। वहीं पर TCS भुगतान की देरी अब अपराध नहीं है। आपको बता दें कि किराया पर TCS, जो किराया पर आपका TCS होता है वो 2.4 लाख रुपए से बढ़कर अब 6 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पर आप देखोगे कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क मतलब कि VCD से छूट दी गई है। IFPD और VCD को बढ़ा करके 20% किया गया। ओपन सेल्स पर VCD में 5% की कमी आई है। तो जो कैंसर है सर, एक बार इसको कैंसर को पढ़िएगा, जीन थेरेपी क्या होती है, कैंसर को कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस पर काम कर रही है, उसको भी देखिएगा। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए ओपन सेल्स पर VCD में छूट, जैसे बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में भी छूट रखी गई है। तो लिथियम आयरन बैटरी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बैटरी प्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है और इसके कई टाइप को आपको पढ़ना है। सॉलिड बैटरी क्या होती है, लिक्विड बैटरी क्या होती है, लिथियम आयरन बैटरी क्या होती है, जो बैटरी चल रही है वो बैटरी क्या है, कई चीज़ें आपको इसके टाइप भी पढ़ने हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इट्स क्लियर या नो? जहाज निर्माण के प्रयोग होने वाले कच्चा माल सामग्री और घटकों पर 10 साल के लिए आप देखोगे VCD में छूट रखी गई है। फ्रोजन फिश पेस्ट पर VCD को 30% से घटाकर 5% किया गया है और फिश हाइड्रोलीसेट पर 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये खासतौर पर आपका मोटा माटी बजट का एक सारांश है जिस पर मैंने आपसे चर्चा करी। इसमें कई स्कीम मैंने आपको बता दी। पहला, आपको ये समझ में आना है कि 12 लाख तक पर कोई आयकर नहीं होगा। दूसरा, सरकार MSME सेक्टर को क्या कर रही है, इसमें 4 सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर, MSME, निवेश और एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर और MSME, ठीक है, सब AI से हैं। आई से जैसे इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, MSME है। वहीं प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना क्या है उसको आपको बताना है। दालों में आत्मनिर्भर मिशन जो भारत सरकार लेकर के आ रही है उसमें अरहर, उड़द और मसूर की दाल पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के क्या सरकार करा है, अब उसको कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है। उन सब के अलावा MSME को गारंटी दिए जाने के लिए उसमें बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन क्या है उसको बताना है। अटल टिंग रिंग प्रयोगशाला क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत सरकार इस पर बहुत फोकस कर रही है। PM स्वनिधि और UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड क्या है उसको भी आपको समझ लेना है। गिग वर्कर को लेकर के PM जन आरोग्य योजना, श्रम पोर्टल्स स्वच्छ देखभाल पंजीकरण को बढ़ावा देगा। अणु ऊर्जा मिशन क्या है इसको आपको समझना है, R&D को लेकर के है। उड़ान योजना, स्वनिधि, ठीक है। इन सब के अलावा आप देखोगे
ज्ञान भारत मिशन जो चर्चाओं में इसमें रहा है, जो पनडुब्बी सर्वेक्षण और संरक्षण को प्रयास बढ़ावा देने के लिए किया गया है भारत सरकार का, ठीक है। इन पर आपको कैंसर के बारे में पढ़ लेना है। इन सब के अलावा बैटरी उत्पादन क्या है और उसमें आयरन बैटरी क्या है, ठीक है। मोबाइल बैटरी, विद्युत वाहन, ये सब आपको पढ़नी है, ठीक है। इन सब के अलावा ये चीज़ें आपको पढ़नी है। चलिए अब एक एक भाग पर बात करेंगे और इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। उनके बजट भाषण का सारांश यह रहा। अब देखिए जो उसमें पूरे बजट का सारांश क्या है। अब इसमें 4 भाग रहे हैं आपका। एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट है और इन सब के अलावा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये 4 सेक्टर हैं, चारों को हमें समझना है। जैसे भाग ए में क्या है, इन्होंने जो अपनी बात स्टार्ट करी है, इसमें एक तेलुगु कवि हैं। तेलुगु कवि नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन को इनमें कोड किया है और ये कहते हैं, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश के लोगों से है। जरा समझना, उन्होंने कहा है कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश के लोगों से है। कथन को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने केंद्र बजट 2025-26 में प्रस्तुत इसमें सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलन विकास का लक्ष्य रखा गया। अब समझ लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर इन्होंने इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है। देखिए, इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख इस तरह से किया है। जैसे पहला, भारत सरकार बजट में कह रही है कि हम गरीबी से मुक्ति। अब देखो, गरीबी से मुक्ति के लिए आपने पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल नंबर 1, वहाँ पर 0 पॉवर्टी की बात करता है। गरीबी को दूर कर दो, फिर हंगर आपकी भुखमरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बी में कह रहे हैं कि 100% अच्छे स्कूली शिक्षा, एजुकेशन की जो बात की गई है। जब आप गोल नंबर 4 की बात करते हैं तो आप कहोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल 4, अब वो यहाँ से वो कवर होगा। मैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल को भी बच्चे यहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बेहतरीन, सस्ती और आप देखोगे सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जो आपका गोल नंबर 3 है वो आपका क्या करेगा, वो स्वास्थ्य की बात करता है। 100% कुशल कामगार और सार्थक आपके रोजगार की जो बात है, आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स 8 और 9 पढ़ते हैं वो इन्हीं के बारे में चर्चा का बिंदु बनाते हैं। आर्थिक गतिविधि स्तर पर 100% महिलाएं, देखो महिलाओं को लेकर के जैसे गोल नंबर है आपका 5, वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। इन सब के अलावा 10 वहाँ पर असमानताओं को कम करने की बात करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट था, हमारे देश को फूड बास्केट द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। अब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इन सब के अलावा फूड की सप्लाई, जैसे 11 में जो शहर हैं उनकी बात करता है, और सतत फूड की सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जो 12 है, ठीक है, SDG जो 12 है वो इस पर काम करता है। तो ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने गरीबी से मुक्ति की बात करी, अच्छे स्कूल की बात करी, बेहतरीन स्वास्थ्य देखभाल की बात करी, कामगारों के लिए सार्थक रोजगार की बात करी, महिलाओं के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात करी, उनका पार्टिसिपेशन हो सके। इन सब के अलावा देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों की बात करी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, ठीक है। इसमें ये चीज़ें रखी गई हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासों की जोर रखने, समग्र विकास को सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के पारिवारिक भावनाओं को बढ़ाने और उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने का वादा किया गया। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखा गया है। मतलब कि आप देखोगे गरीबी को, युवाओं को, अन्नदाताओं मतलब कि किसानों को, महिलाओं को, शिक्षा आदि को ध्यान में रखा गया। बजट में भारत की विकास संभावना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, खनन, वित्त क्षेत्र और नियामक परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, MSME, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा के ये 4 इंजन हैं। फिर से बता रहे हैं, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट में सुधार को ईंधन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथ प्रदर्शक के रूप में भी रखा गया है।
पहले इंजन की तरफ बढ़ते हैं, जो सरकार का कहना है पहला इंजन है हमारा कृषि। अब देखिए कृषि को लेकर के सरकार ने क्या क्या इस बजट में किसानों को दिया है, आइए एक एक करके बात करेंगे। बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धनान्य कृषि योजना की बात की गई है। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया, जहां उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा में सुधार करने, दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुउद्देशीय क्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इससे कौशल निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। अब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक लोगो आपको दिख रहा होगा, केंद्र बजट 2025-26 ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिक ऋण की बात की जा रही है। आपको बता दें कि संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ा करके अब उसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बच्चे आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क समझें। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप पढ़ेंगे, ये स्कीम कब शुरू की गई थी, किसने शुरू की थी, ठीक है, इसको आपको समझना है। किसान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 7.7 करोड़ किसान मत्स्य पाल को, अब देखो इसमें किस किस को मिलता है ये भी ध्यान रखना है, केवल एग्रीकल्चर को नहीं, किसानों को, मत्स्य पालकों और डेयरी किसानों को अल्प अवधि के ऋण की सुविधा दी जा रही है। ध्यान रखना इसमें कौन कौन है। किसान क्रेडिट कार्ड में एग्रीकल्चर तो है, एक्वाकल्चर है और आपका जो हस्बेंड्री है, डेयरी उद्योग है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक अवसरों का सृजन करते हुए, जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं और सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों को ध्यान देना है। केंद्र वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार तुर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। मतलब कि आप देखोगे सरकार तुअर, उड़द और मसूर ये 3 दालों को ध्यान में रखते हुए एक 6 वर्ष के लिए एक अभियान बनाएगी। केंद्रीय एजेंसियां जिसमें आप देखोगे नेफेड और NCCF अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन 3 दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम हेतु उपायों की भी अवधारणा तैयार की गई है। कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए इसमें अन्य उपायों के साथ कपास उत्पादकता, किसके लिए, कॉटन। अब ये पूछा जा सकता है कॉटन कौन सी फसल है, खरीफ की है कि रबी की है, इसके नेचर पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये कहाँ पर उत्पादित होती है, कैसी सोयल चाहिए, कैसा एडवेंचर, इसको चाहिए मौसम। एक 5 वर्षीय अभियान और उच्च पैदावार करने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है। निर्मला सीतारमण ने संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। तो जो किसानों को लेकर के, पहली बात तो किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। उसमें तुरहर, उड़द, मसूर की जो दाल है, ठीक है, उस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कपास उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उसमें मत्स्य पालन है, मैंने इकोनॉमी सर्वे में भी आपको बताया था, मत्स्य पालन है। इन सब के अलावा आप देखोगे डेयरी उद्योग है और एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस पर ये सरकार ने फोकस किया है। इन सब के अलावा अगर हम देखें, दूसरा इंजन है MSME सेक्टर, जो छोटे, ठीक है। वित्त मंत्री ने विकास के लिए MSME को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया है, क्योंकि यह क्षेत्र हमारे निर्यात का 45%, कितना आप देखोगे 45% है। इससे एक्सपोर्ट बहुत अधिक मात्रा में होता है। MSME को व्यापक स्तर पर उच्चतर कुशलता, तकनीक उन्नयन और पूंजी के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त करने में सहायता देने के लिए सभी MSME के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दुगना बढ़ाया गया। इसके अलावा गारंटी कवर के साथ में ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी उपायों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार उद्यमी 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई योजना शुभारंभ किया। यह अगले 5 वर्षों के दौरान
करोड़ों रुपए तक ऋण प्रदान करेगी। अब देखिए वित्त मंत्री ने क्या किया है, एक स्कीम बनाई है, ध्यान रखना, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक स्कीम बनाई है SC/ST वुमेन्स को लेकर के। उनको क्या बनाएगा, उनको उद्यमी बनाने के लिए प्रयास कर रही है सरकार कि SC/ST की जो महिलाएं हैं वो भी अपने उद्यम को आगे बढ़ाएं, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएं, और उनको वहां पर सब्सिडी दी जाएगी 5 वर्षों के लिए, ठीक है, करोड़ों रुपए तक का। तो 2 इंजन हमने आपसे देखे, पहला था एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा था MSME। तीसरा इंजन भारत सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपका निवेश। ये तीसरा इंजन है भारतीय अर्थव्यवस्था का 2025-26 के बजट के अनुसार। निवेश में वृद्धि का तीसरा इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने लोगों, अर्थव्यवस्था और अभिनव में निवेश को प्राथमिकता दी। लोगों में निवेश, इन्होंने कहा कि लोगों में निवेश करो, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अंतर्गत उन्होंने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कौन सी सरकारी विद्यालयों में होंगी? 50,000 अटल टिंकरिंग। निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत, किसके नेट? भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना को विद्यालयों और उच्च स्तर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के डिजिटल स्वरूप को प्रदान करने के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने जहां की मैक फॉर इंडिया, जरा समझना, मैक फॉर इंडिया, मैक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से हमारे युवाओं को युक्त करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसमें 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है, भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और देश के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, डीप फैक को लेकर के, ठीक है, और कई चीज़ों पर ऐसा एक अपना भाषण भी, एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया था। बजट में घोषणा की गई है कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल गिग श्रमिकों की पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रम पोर्टल पर भी उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। ये आपको पढ़ना है, ई श्रम पोर्टल क्या है, उसके साथ साथ आप देखोगे गिग श्रमिक क्या है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, कोविड के समय ही लाया गया था। अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि बुनियादी ढांचा प्रभावित संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में परियोजनाएं के 3 वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्यों के लिए पूंजी व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का लाभ देने के लिए दूसरी परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 की घोषणा भी कर दी है। इन सब के अलावा जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप के माध्यम से जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, संचालन और मरम्मत पर ध्यान देने के साथ वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन का विस्तार किया गया। तो इसको 2028 तक पूरा करना है, ठीक है। जल जीवन मिशन के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। सरकार विकास केंद्रों के तौर पर शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को क्रियान्वित करने हेतु 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष का गठन करेगी। अभिनव में निवेश के अंतर्गत निजी क्षेत्र परख अनुसंधान विकास और अभिनव पहल को क्रियान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने शहरी योजना को लाभ देने हेतु बुनियादी भू स्थितिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय भू स्थितिक अभियान का प्रस्ताव किया है। तो क्या है राष्ट्रीय भू अभियान, इसको समझना है। बजट में शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और निजी ग्रहकर्ताओं के साथ में 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों, सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम, ध्यान रखना, ज्ञान
भारतम अभियान का प्रस्ताव दिया है। ज्ञान साझेदारी के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था को एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष का प्रस्ताव भी दिया गया है। ये इसका तीसरा इंजन था। चौथा इंजन है इसका आपका इन्वेस्टमेंट। तो पहला है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ये चौथा इंजन है। और लास्ट, इस पर ही आपका बजट टिका हुआ था। इन चारों पर ही इस बार का बजट 2025-26 का बजट भारत सरकार का रहा है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं चौथा इंजन एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए, वित्त मंत्री ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा है कि क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जैसे वाणिज्यिक मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत ट्रेंड नेट, ध्यान रखना, भारत ट्रेंड नेट मतलब कि VTN का व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़े रखने के लिए घरेलू निर्माण क्षमताओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। और उन्होंने यह भी घोषणा की है कि सरकार 4.2% से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योगों की सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए दूसरी श्रेणी के लिए शहरों में वैश्विक क्षमता के केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रारूप भी प्रस्ताव दिया गया है। सरकार जल्द ही खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और वेयर हाउसिंग में उन्नत रूप से प्रदान करेगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर इसको फुल पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं इसका एक और वीडियो आपको पार्ट बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ईंधन में सुधार क्या होगा, कई चीज़ें। ठीक है, चलिएगा।